नमस्कार। आज हमारे बीच में अपना दल युवा मंच एस के जिला अध्यक्ष कानपुर महानगर के इंद्र अवस्थी उपस्थित हैं। इंद्र अवस्थी जी के विषय में अगर बात करें तो इंद्र अवस्थी जी एक कम उम्र में युवा के लिए एक उदाहरण है। समाज सेवा इनका मुख्य कार्य है। युवाओं के लिए एक आदर्श है। साथ ही साथ में ये अपना एक एनजीओ जन कल्याण सेवा समिति भी चलाते हैं। आइए मिलते हैं इंद्र अवस्थी जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्र अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पारदर्शी समाचार पत्र में। और बड़ा अच्छा लगा कि इस कम उम्र में आपने राजनीति भी ज्वाइन की है, समाज सेवा को मुख्य अपना ध्येय बनाया है। इसी पर एक प्रश्न कि ये भावना आपके मन में कैसे आई कि हम समाज सेवा की तरफ आपका रुझान कैसे बढ़ा? एक छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे कि जब हमारा एक जन्मदिन पड़ा था, जिस समय पे 4 जनवरी एक हमारा जन्म दिवस आता है। इससे पहले कब जैसे नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल युवा की एक लाइफ होती है, उसी तरीके से हम भी बड़ा प्रेरित रहते थे। क्लबिंग, दोस्तों के साथ हंसी मजाक और ये सारी चीजें जो समाज से युवा करीबन 5-6 साल पहले, 7 साल पहले की बात है ये, कि जब हमने पहली बार एक बार प्रेरित हुआ कि अनाथ बच्चों के लिए, गरीबों के लिए कुछ करते हैं उनके अपने जन्मदिवस के अवसर पर। तो एक छोटी सी पहल से शुरुआत की थी हमने। हमने अपना जन्मदिवस उनके साथ मनाने का कार्य किया था। जिस वक्त हमने उनके साथ जन्मदिवस मनाया तो जो हमको सामने से प्रोत्साहन और वो सामने से उनकी जो खुशी दिखी, तो एक वो क्लिक करी वो चीजों पे कि नहीं, कुछ इनके लिए कुछ करने पे लोगों ने बहुत उसका प्रोत्साहन किया कि नहीं, बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। जहाँ जहाँ कई बार उन्होंने बड़ी प्रशंसा की, तो एक उसके साथ रुझान बढ़ा इस चीजों पे कि नहीं, समाज में मतलब हमने किया क्या, कुछ नहीं, लेकिन एक समाज में केवल बच्चों के लिए बस थोड़ा सा उनके समाज में केवल थोड़ी देर आए तो इतने लोगों का प्रशंसित। तो मैं फिर ने इसको एज अ लाइफ, इसको एज चीजों पे आगे बढ़ाते बढ़ाते चीजें इस तरीके से मेरा राज एक सामाजिक स्तर पे आना बना हुआ जी। अच्छा, ये जो आपने जन कल्याण सेवा समिति बनाई, इसका बेसिक उद्देश्य क्या था? ये एनजीओ हमने जब बनाया था, जब हमारा कोरोना काल की पहली वेव आई थी। अच्छा। तो एक पूरा यूथ हमारे साथ, हमें लगता है कि पहले यूथ पूरा, जब पहली वेव थी तो हम लोग घर में 1 मिनट नहीं रुकते थे और एक टोली बना करके दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ एक कंधे में टांग करके सैनिटाइजिंग, गली गली क्षेत्रों में जाना, घर घर के तो एक बहुत मतलब इस तरीके से जब कार्य करते चले गए। और जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र के उस समय कोरोना काल में बहुत से लोग थे जिनको पर डे कमाने खाने वाले थे, क्योंकि सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था तो आदमी निकल नहीं पा रहा था। तो हम लोग उनको खाना पहुंचाना टाइम टू टाइम, ये चीजें, तो इसका बड़ा क्षेत्र में बड़ा प्रभाव पड़ रहा है इस चीजों का। तो उस चीजों से पता चला एक संगठन टीम के साथ में एक मित्रता जो टीमें थी वहां से स्टार्ट हो गई, एक यूथ जुड़ना स्टार्ट हुआ। तब हमने लोग को लगा कि आपको कोई भी संगठन जोड़ने के लिए एक नाम तो देना पड़ेगा। जब तक एक नाम नहीं होता तब तक एक टीम का जल्दी निर्माण नहीं होता है। तो वहां से एक प्रेरणा है कि एक एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। उसके बाद हम लोगों ने अपने संगठन और एनजीओ की तरफ टीम आगे बढ़े। अच्छा, कोरोना काल तो एक बड़ा खतरनाक समय था। जी जी जी। बहुत भयभीत करने वाला। जी जी। उस समय तो लोगों को ये था कि पास बैठना भी नहीं था और लॉकडाउन की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। सबको अपना जीवन प्यारा था। ऐसी स्थिति में आप टोली बना करके निकल रहे थे तो आपको भय नहीं लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा? कभी नहीं लगा। ये चीजें, ये हकीकत है कि कभी नहीं लगा। ये तो हमेशा एक प्रेरणा, खुशी मिलती रही हमेशा देने की। एक बहुत एक छोटी सी स्टोरी है, नाम नहीं ओपन करेंगे। एक हमारे क्षेत्र में काफी बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे वो, और उनका एक बार घर आए वो, उन्होंने मतलब एक हमसे सहायता मांगी उस समय लेकर के कि उनके यहाँ खानों को लेकर के इशू था। तो वो जो प्रोवाइड कराया उस समय हमने उनकी पूरी, जब तक कोरोना काल रहा तब तक उनको ज्यादा प्रोवाइड कराया। तो एक नॉर्मल की तरीके नहीं, बहुतों ने मदद की, कोई अकेले हमने नहीं, हमें लगता पूरा देश निकल के आया था सामने मदद के लिए। कोरोना काल के लिए जो सनातन धर्म की सबसे खूबसूरत बात है कि वो सब सामने आए, सब जिसके दूसरे की मदद के लिए सबने बहुत मदद की है।
तो वो जो मदद हम लोगों ने की थी, लेकिन उसका रिस्पॉन्स हमें उसके बाद मिला। जब वो हमको उसके बाद कहीं पर भी अगर दिख जाते थे तो वो इतना प्रेम और स्नेह से वो हमको देखते थे, और जो हमेशा जहाँ जहाँ वो मेरी बातें करते थे तो वो देख करके बड़ा अच्छा लगता था। तो हमें लगता है कि आज ईश्वर की कृपा है कि कोरोना काल में हमें लगता है हमारी कि किसी भी हमारी टीम को कोई चीजें नहीं हुई थी, और सब ईश्वर कृपा से सब सच होकर के उनके लिए कार्य हम लोगों ने करते रहे हमेशा। अच्छा, जैसे सनातन की भी आपने बात की, तो इससे महसूस हुआ कि आप धर्म प्रवृत्ति के भी हैं। जी तो सनातन को लोग जैसे अलग-अलग लोग व्याख्या करते हैं सनातन की, जी है? तो सनातन को आप किस वे में लेते हैं? किस तरह से लेते हैं? देखिए, सनातन हमें जहाँ तक थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, हमें लगता है कि ये सनातन को एक आज के समय में इसको एज़ ए अपने-अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। अपने-अपने एजेंडे को किस तरीके से हम साबित कर सकें। भाई सबके अलग-अलग एजेंडे हैं, तो बस सनातन इस नाम को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सनातन एक धर्म, वो उस चीज़ को हमें लगता है ईश्वर द्वारा बनाया गई चीज़, प्रेरित जिस हमारे शंकराचार्य द्वारा जब निर्माण कराया गया, तो उसको ईश्वर ने उसको दिया है। तो आज हम लोग उस चीज़ों को बराबर लेते हुए चले आ रहे हैं। और हमें लगता है कि सनातन संस्कृति बहुत बड़ी चीज़ है, उसको ना तो कोई मिटा सकता है, ना को उसको संरक्षित की ज़रूरत है। आज के समय में सनातन की सुरक्षा की माँग उठ रही है। हमें नहीं लगता कि सनातन ना कभी जब अंग्रेज रहे 200 साल ना उनकी हिम्मत हुई, ना जितने 800 साल तक उनकी हिम्मत, ना आज तक सनातन ना तब कभी डूबा, ना अब कभी डूबेगा। सनातन हमेशा अमर है, अमर रहेगा। सनातन की मुख्य शिक्षा जैसे लोग कहते हैं, और वास्तव में अगर कहें तो सनातन यही है हुँ, कि दूसरों की सेवा करना जी। और परहित, हुँ, यानी हम दूसरों को हित के विषय में सोचें, हुँ, जो मुख्य रूप से आपका काम जी। है ना? तो इस पे लोग राजनीति करते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमें तो लगता है राजनीति तो आज के समय में हर जगह पे करते हैं। वो क्या ये राजनीतिक विषय है? ये राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन आज के समय में लोगों का सबसे हमें लगता है महत्वपूर्ण एक एजेंडा है, सनातन धर्म को लेकर के राजनीति की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो हमें लगता है उद्देश्य नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण लोगों के लिए बना हुआ है, और ये गलत है मेरे लिए सनातन धर्म, क्योंकि राजनीतिक से जुड़ा नहीं है। तो हमें लगता है कि सनातन धर्म अपने आप में है, उसको तो अब फिलहाल वक़्त जो अभी भविष्य में जी, अभी ये जो समाज सेवा का है, ये जन कल्याण सेवा समिति के माध्यम से जी। आप कौन-कौन से कार्य करने जा रहे हैं? देखिए, अभी तक हम लोगों ने महिला उत्थान के लिए काफ़ी कार्य किया है। हमारे एनजीओ में करीबन 50 से 65 महिलाओं की एक टीम समूह है, जिसमें महिलाएँ क्षेत्रवार कार्य भी करती हैं, और जैसे महिलाओं के लिए हो गया, यूथ के लिए हम लोग हमेशा ही कार्य करते आए हैं। गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते रहते हैं, और समाज के हर एक जगह पे जहाँ हमें लगता है एक दूसरे इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत है, तो उस जगह हम लोग हमेशा खड़े होने का प्रयास करते ही रहते हैं। और जैसे महिला से के अलावा अतिरिक्त और जैसे यूथ, एक प्रश्न है महत्वपूर्ण, हुँ, हम वही आपसे कर लेते हैं हुँ, कि चूँकि आप युवा हैं, जी, है ना? और अगर देखें तो वर्तमान में युवा पीढ़ी जो है, जी। ये अपने राह से कुछ भटकी हुई सी महसूस होती बिल्कुल, है ना? ये आप तो एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, और एक आपका ध्येय भी है, सही ध्येय पे जा रहे हैं। ऐसे लेते हुए आप युवाओं को क्या मैसेज देंगे कि जिससे कि वो उनको क्या करना चाहिए? हमें लगता है कि आज के समय में युवा सत्यता बहुत भटक चुका है। उनको सच में अब तो एक तरीके से देखा जाए कि उनके मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है उनको इस समय, प्रेज़ेंट टाइम पे, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है। आने वाले समय में युवा ही इस देश का भविष्य है। आज के समय एक युवा नशे की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर हो रहा है। आज पढ़ाई के समय स्कूल, कॉलेज के लड़के हम देखते हैं, वो नशे के लिए इतना ज़्यादा मतलब घुस चुके हैं उस चीज़ों पे, कि वहाँ से अपने आने वाले कल को सँवारने पे ध्यान ही नहीं है। ना अपना है, ना अपने देश के विषय में है। पहले देश के विषय में भी आगे ना तो सोच रहे हैं, ना वो अपने विषय में सोच रहे हैं, और बहुत भटकी हुई चल रही है। तो हमारा एक हमेशा एक उद्देश्य रहता है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नशे से दूर कर रखा जाए सबसे पहले। और जो आज के समय का आचरण, अपने बड़ों के प्रति जो उनका सम्मान करना लोग भूल गए हैं। क्योंकि एक जो मॉडर्न कल्चर आज अजमा वो एक तरीके से कह सकते हैं कि मॉडर्न कल्चर अपनाने के चक्कर में लोग अपने ही, जिसे कहते हैं सनातन धर्म को अपने ही
माँ बाप के प्रति हो गए, जो हम देखते देखते लोग संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। जो बहुत सी कॉमन चीजें हम लोगों के बचपन में सिखाई गई हैं, आज के बच्चों को वो चीजें दूर दूर तक नहीं पता है, लेकिन आज उनकी महत्वता एक बहुत वो पता चलती है कि वो जो छोटी सी चीज दिखती थी, आज उनकी जड़ कहाँ तक लोगों को पहुंचा सकती है। तो इसका बड़ा प्रभाव दिखता है लोगों के बीच में। अच्छा, क्या कहीं इसके लिए ऐसा नहीं लगता है कि ये जो कॉन्वेंट शिक्षा है ये जिम्मेदार है? हमें लगता है कि कॉन्वेंट शिक्षा कहीं न कहीं इसकी ज़िम्मेदार है। लेकिन इसे नहीं कह सकते हैं कि आदमी अडॉप्ट इतना कुछ ज़्यादा कर लेता है। देखिए, हमें तो मॉडर्नाइज़ेशन होना कोई बड़ी अच्छी चीज़ है। आप मॉडर्न होइए, समाज के साथ आगे बढ़िए, लेकिन आप अपने मूलधार चीज़ों को मत छोड़िए। जो आपकी मूल चीज़ें हैं, वो उसको छोड़ के हम लोग बाहर की वेस्टर्न कल्चर के अपना रहे हैं। सनातन धर्म इतना विशालकाय है, पवित्र है, अब उससे बढ़कर कुछ नहीं। आप वो लेते हुए मॉडर्न होते जाइए। अपने देश के लिए मॉडर्न चीज़ें करिए, चीज़ें नई-नई सीखना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और हमें लगता है कि परिवर्तित ज़रूर होना चाहिए। परिवर्तन होना ज़रूरी, लेकिन आप इतना भी ना हो जाइए कि अपनी मूलभूत चीज़ों से थोड़ा वंचित हो जाइए। यानी संस्कार को लेकर के ही चलना चाहिए। संस्कार को लेकर के चलना चाहिए। अच्छा, जो संस्कार की बात करते हैं, तो जैसे ये जो आजकल शिक्षा है, कॉन्वेंट शिक्षा मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा पे ही जोर देती है बिल्कुल। है ना? तो ये जो नैतिक पतन जिसको हम कह सकते हैं, या नैतिक उत्थान ज्यादा सही शब्द होगा, कि जो नैतिक उत्थान है युवाओं का, ये किस प्रकार से कराया जाए? कैसा क्या होना चाहिए समाज में जिससे इनका नैतिक उत्थान हो? युवाओं के लिए नैतिक उत्थान के लिए हमें लगता है कि अगर जिस तरीके से, देखिए क्या होता है कि अगर शिक्षा आपको जिस फील्ड में दी जा रही है, आप किसी भी चीज को लेते हुए आप कोई भी चीज बनना चाहें, अगर देखिए आज के समय में सबको एक पद्धति बनी हुई है शिक्षा के प्रति, लेकिन आप ले किस तरीके से रहो। देखिए हर एक जगह पे दो साइड बना रखी लोगों ने। हम करने कुछ और जा रहे हैं, लेकिन करते कुछ और है। आपको एक, हमें लगता है, विजन क्लियर होना चाहिए। बीच बीच में काउंसलिंग अपने परिवार में बीच बैठ करके आपको पता है, एक हर बच्चे को अपनी सलाह करनी चाहिए और किसी न किसी जानकार व्यक्ति से अपने एक, क्योंकि हमें लगता है एक आशा की तरफ हर प्रयास भी करता है और उसको ऐसे लगा, हमें लगता है कभी कभी लोग मिलते भी नहीं है कि उसको एक सही रास्ता दिखाई जा सके। और अगर वो जिसको जिस रास्ते में अगर लगे, हमें सत्य को पकड़ के चले। अगर उसको, हमें लगता है कि एक सामाजिक, आप कोई भी फील्ड करिए, आप किसी भी चीज में हो, थोड़ा सामाजिक रहना जरूरी है। आपके समाज के समय बच्चे कवर अप करे जाते हैं। हमें लगता है कि माँ बाप इतना ज्यादा ओवर पावर्ड उसको कवर कर रखा है कि कभी कभी समाज में डालते ही नहीं है। वो ज्यादा कवर अप कर करके उसको इतना पैम्पर कर लेने लगते हैं बच्चों को कि वो मूलभूत चीजों से बहुत दूर होता चला जाता है। और उनको, अच्छा, जब आदमी, क्या सबसे बड़ी चीज है कि आप माँ बाप जब बच्चों से बात नहीं करते हैं, तो उन तक जब कोई बात पहुंचती नहीं, तो वो जहां से जो चीज सीखता है या जो चीज सुनता है उसको ही अडॉप्ट कर लेता है। वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक तरीके से हमें सब बर्बाद करने का कार्य करते हैं। हमें लगता है कि माँ बाप को भी परिवार इसके लिए जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं उस पर चर्चा करनी चाहिए। आपको आने वाला भविष्य क्या है, कल क्या है। अच्छा, जो राजनीति है, हालांकि राजनीति भी समाज सेवा से ही जुड़ी है। वास्तव में अगर मूलभूत बात करें तो राजनीति का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा ही है। तो है, राजनीतिज्ञ हैं या जो हमारे नेता हैं, ये लोग भी क्या अपनी राह से भटके हुए हैं कि समाज सेवा की तरफ ध्यान ना दे करके किसी भी प्रकार से गुमराह करके अपनी सरकार बनाने पर जोर देते हैं? क्या ऐसा कुछ भी है? बिल्कुल है। आज के समय सत्ता के पक्ष पे इस तरीके के लोग, मतलब ये है ना कि सत्ता हमें चाहिए, वो उनको कमाने लगे कि मतलब आज चाहे साम दाम दंड भेद, वो किसी भी नीतियों को अपनाते हुए सत्ता के वो कुर्सी तक पहुंचना है, उसके लिए आज के समय में खत्म हो चुकी है। और हम इसीलिए, मेरा एक हमेशा प्रेरणा है कि यूथ को आगे आना पड़ेगा। राजनीति से इतना क्यों डर रहे हैं? या आप राजनीति, क्योंकि जाहिर सी बात है आप राजनीति में आना नहीं चाह रहे, और जो लोग पहले से इसी लोग आराम से कुर्सी दबा के बैठे हुए। और जब तक युवा आएगा नहीं, जब तक आप एक अच्छी सोच के साथ, देखिए हम वही हर जगह दो चीजें हैं, लेकिन लोग गलत चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। आपने उसको गलत चीज देखी, भाई ये उस जगह पर सीट पे है, वो गलत है तो गलत ही है, तो गलत नहीं, आप जाओ ना, आप नहीं जाओ तभी तो वहां पर है वो। तो ये चीजें हैं। बिल्कुल राजनीति आज के समय पे हमें लगता है कि अगर उनको सत्ता सीट चाहिए तो वो आज के समय में सब चीज करने के लिए तैयार है।
कोई अच्छा, आप समाज सेवा आपका मुख्य लक्ष्य है, परंतु इसके लिए आपको राजनीति में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? राजनीति से आने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि राजनीति और समाज सेवा रथ के वो पहिए हैं जो दोनों एक साथ चलते हैं, तब समाज सेवा बहुत अच्छी तरीके से चलती है। क्योंकि अगर ये दोनों अपनी जिसे कह सकते हैं ना कि अगर दोनों एक साथ समय बना करके साथ चलेंगे, तो आप समाज सेवा का दायरा बहुत बड़ा कर सकते हैं। हम कोई भी एक नॉर्मल इंसान 2, 4, 10, 15, 20 में यहीं तक समाज सेवा, लेकिन आप राजनीतिक स्तर पे चलेंगे तो आप एक विधानसभा स्तर पे आप जब नेतृत्व करेंगे तो कई लाख आपके विधानसभा क्षेत्र में लोग आते हैं, आप उतने लाख लोगों की सेवा कर सकते हैं। आप आगे आगे दीजिए, आप सीधे से आप लोकसभा सीट पे आएंगे तो कई लाख लोगों को आपको सेवा करने का मौका मिलेगा। आप मुख्य जब आप एक प्रदेश का जब नेतृत्व करें तो कई करोड़ की सेवा करने का, और जब आप एक प्रधानमंत्री की सीट में आएंगे तो आपको पूरे देश का सेवा करने का मौका मिलेगा। तो बहुत बस बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इंद्र जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी युवाओं के लिए संदेश इंद्र जी ने दिया। और आज समय की मांग भी यह है कि युवा आगे आए और आदर्शों के साथ, अपने संस्कारों के साथ समाज को लेके चलें। इंद्र जी इसी राह पे चल रहे हैं और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप धन्यवाद, पारदर्शी परिवार में आए बहुत बहुत और धन्यवाद आप आपका, अपने विचार लोगों तक पहुंचाए, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत।